नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास का जो पूरा सिस्टम है उसे समझने की कोशिश करेंगे और हमारा फोकस रहेगा आरोग्य भारत इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड पैरामेडिकल यानी ABIGP पर। और ये भी देखेंगे कि ये माईबीन इंडिया स्किल इंस्टीट्यूशन, NSDC और जो बड़ा स्किल इंडिया मिशन है उससे कैसे जुड़ा है। हमारे पास ABIGP से जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं, इनसे थोड़ी मदद मिलेगी इस पूरी कहानी को समझने में। तो आज का मिशन ये है कि ये जो पूरा नेटवर्क है ना, इसकी बनावट समझें, ये क्यों अहम है और हाँ, खासकर जो लोग पैरामेडिकल ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए इसमें क्या मौके हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर से। स्किल इंडिया मिशन नाम तो सुना ही होगा सबने। ये 2015 में लॉन्च हुआ था, सरकार ने किया था। मकसद तो सीधा साधा था, देश के युवाओं को हुनर सिखाना ताकि उन्हें नौकरियां मिल सकें, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बिल्कुल। इसमें सिर्फ नई ट्रेनिंग ही नहीं थी बल्कि एक और चीज थी, RPL। हाँ, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। मतलब अगर किसी को पहले से कोई काम आता है पर सर्टिफिकेट नहीं है, अच्छा, तो उसके हुनर को पहचान कर सर्टिफिकेट देना, ये भी इसका हिस्सा था। और देखिए, इस बड़े मिशन को जमीन पर लाने का जो काम है वो काफी हद तक NSDC का है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। NSDC। हाँ, इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है। 2008 में वित्त मंत्रालय ने इसे बनाया था। इसका काम मूल रूप से स्किल डेवलपमेंट का जो पूरा माहौल है उसे बढ़ावा देना है। ये ट्रेनिंग के लिए फंडिंग में मदद करता है और सबसे जरूरी सेक्टर स्किल काउंसिल्स मतलब SSCs बनाता है। SSCs? हाँ, ये क्या होती है? ये अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनाती हैं कि भाई इस काम के लिए क्या स्किल चाहिए, किस लेवल का चाहिए। ओके ओके। और ये NSDC ही स्किल इंडिया मिशन को लागू करवाने वाली एक मुख्य एजेंसी है। आप कह सकते हैं एक तरह की एक्शन पार्टनर। एक्शन पार्टनर, सही। जो योजनाओं को हकीकत बनाती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, NSDC के तहत ना मोटे तौर पर 2 तरह के कोर्स चलते हैं। 2 तरह के? हाँ, एक तो वो जो सरकार फंड करती है, जैसे PMKVY योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हाँ, सुना है। वो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होते हैं, फीस या तो होती नहीं, ये बहुत कम। ठीक है। और दूसरी तरफ है फी बेस्ड कोर्स, मतलब शुल्क वाले। अच्छा, इनमें पैसे देने पड़ते हैं। जी, ये अक्सर उन स्किल्स के लिए होते हैं जिनकी बाजार में मांग ज्यादा है या जो थोड़े खास हैं। जैसे पैरामेडिकल फील्ड में कई कोर्सेज, इनमें ट्रेनिंग लेने वाले को अपनी जेब से फीस देनी होती है। अच्छा, तो ये NSDC खुद ट्रेनिंग नहीं देता इसका मतलब? नहीं, NSDC खुद ट्रेनिंग सेंटर नहीं चलाता, इसका मॉडल अलग है। तो फिर कैसे होता है ये सब? ये ट्रेनिंग पार्टनर, ट्रेनिंग सेंटर, ये क्या चीज है? हाँ, वही देखिए, NSDC एक तरह का बड़ा नेटवर्क मैनेजर है। ये क्या करता है कि ट्रेनिंग पार्टनर्स यानी TPs को मान्यता देता है। अच्छा। ये TP आमतौर पर निजी संस्थान होते हैं जो ट्रेनिंग देने में माहिर होते हैं। फिर ये TP जो है वो अपने ट्रेनिंग सेंटर्स यानी TCs खोलते हैं। ओके। जहां असल में क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल होता है। तो ये एक तरह की चेन हो गई। बिल्कुल। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बड़ी कंपनी NSDC है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर TP चुनती है। हाँ। और वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर अपनी दुकानें TCs खोलते हैं जहां ग्राहक यानी छात्र आते हैं। समझ गया। तो हमारे आज के मामले में ये जो माईबीन इंडिया स्किल इंस्टीट्यूशन है, MISI, हाँ, MISI, वो एक मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग पार्टनर है, TP है वो। ठीक है। और आरोग्य भारत इंस्टीट्यूट ABIGP, जिसके दस्तावेज हमारे पास है, वो MISI के तहत चलने वाला एक ट्रेनिंग सेंटर है, TC। अच्छा, तो पूरी कड़ी ऐसे बनी, सरकार, स्किल इंडिया, NSDC, फिर MISI जो TP है और उसके नीचे ABJB जो TC है। बिल्कुल सही, यही ढांचा है। तो इस कड़ी में MISI का रोल तो काफी अहम हो गया। एक ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर इसकी क्या पहचान है, मतलब ये भरोसे लायक है? हाँ, ये जानना जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो MISI काफी स्थापित लगता है। इसके पास ISO 9001.2005 और 29990.2010 जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं। ये तो अच्छा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और ये कंपनीज एक्ट के तहत मतलब MCA में रजिस्टर्ड, भारत सरकार के।
और सबसे बड़ी बात, ये NSDC और NCS यानी नेशनल करियर सर्विस दोनों के साथ रजिस्टर्ड है। हाँ, ये जरूरी है, NSDC से जुड़ा होना। इसका अपना स्किल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर ID भी है और ये करीब 28 राज्यों में काम कर रहा है, ऐसा लिखा है। अच्छा खासा फैला हुआ है मतलब। हाँ, तो ये सब देखकर तो लगता है कि ये सिस्टम में एक जाना माना मान्यता प्राप्त TP है। ये सर्टिफिकेशन एक तरह की गारंटी जैसे है ना। बिल्कुल, कि ये संस्थान नियमों का पालन करता है। चलिए अब जरा और नीचे आते हैं, सीधे ABJP पर, आरोग्य भारत इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड पैरामेडिकल। ये पंजाब के फिरोजपुर में है। इसके बारे में क्या खास पता चला? यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। जी, ये फिरोजपुर जिले में एक जगह है ममदोत, वहां पर स्थित है। इसके सेंटर डायरेक्टर का नाम श्री ओम प्रकाश ठाकुराल बताया गया है। और जैसा हमने अभी समझा, ये MISI का एक ट्रेनिंग सेंटर है, TC, और MISI खुद NSDC से मान्यता प्राप्त TP है। हाँ। दस्तावेजों में लिखा है कि इसकी प्राधिकरण तिथि मतलब ऑथराइजेशन डेट मई 2025 तक है। मई 2025 तक, ठीक है। एक चीज थोड़ी अजीब लगी, नाम में जर्नलिज्म एंड पैरामेडिकल दोनों हैं, पर जानकारी ज्यादातर पैरामेडिकल की ही है। हाँ, ये हो सकता है। कई बार संस्थान कई तरह के कोर्स चलाते हैं, पर शायद अभी फोकस पैरामेडिकल पर हो। अगर इसकी कानूनी स्थिति देखें तो बताया गया है कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्किल इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है। अच्छा। इसके पास केंद्र सरकार का लाइसेंस नंबर, TBM भारत प्रतिज्ञा नंबर, ऐसी कई चीजें मेंशन्ड हैं। ISO सर्टिफिकेशन भी है। कानूनी तौर पर ये शायद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और उसके संशोधन के तहत रजिस्टर्ड है। असम सरकार का भी जिक्र है। असम सरकार, ये पंजाब में है? हाँ, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, हो सकता है इनकी पेरेंट बॉडी या रजिस्ट्रेशन कहीं और का हो। लेकिन सबसे जरूरी बात जो इसे वैधता देती है वो है NSDC इकोसिस्टम से जुड़ी मान्यता, जो MISI के जरिए मिल रही है, TP 140797। बिल्कुल, यही मान्यताएं इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती हैं। ठीक है, अब आते सबसे अहम सवाल पर, ये सिखाते क्या हैं, खासकर पैरामेडिकल में? आजकल हेल्थकेयर में कुशल लोगों की बहुत जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए लिस्ट तो काफी लंबी दी हुई है दस्तावेजों में, पर अगर मुख्य कोर्सेज की बात करें तो कई तरह के पैरामेडिकल प्रोग्राम्स हैं। जैसे कुछ छोटे कोर्स हैं सर्टिफिकेट लेवल के, जैसे 6 महीने का जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA। ये क्या काम करते हैं? ये अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में मदद करते हैं, बेसिक नर्सिंग केयर असिस्टेंट टाइप। इसके लिए 10वीं या 12वीं पास होना काफी होता है। अच्छा। 6 महीने का कोर्स। हाँ। फिर थोड़े लंबे डिप्लोमा लेवल के कोर्स भी हैं, जैसे 12 महीने का मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर MPHW या असिस्टेंट नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ANM, ये भी 12 महीने का है। और फिर टेक्नीशियन वाले कोर्स जैसे DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन वाला। जी हाँ, जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, ये भी 12 महीने का है, पर इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। ओके। फिर EMT है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ये भी 12 महीने का। ये एम्बुलेंस वाले? हाँ, जो एम्बुलेंस में या इमरजेंसी रूम में शुरुआती देखभाल करते हैं। और एक CMS एंड ED का भी जिक्र है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, ये 18 महीने का है। ये क्या है? ये शायद ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और जरूरी दवाओं के इस्तेमाल से जुड़ा है। अच्छा, काफी वैरायटी है। इन सभी कोर्सेज की एक खास बात है, ये NSQF के हिसाब से बने हैं। NSQF? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जी। मतलब हर कोर्स का एक तय लेवल होता है, जिससे पता चलता है कि छात्र ने कितना और किस स्तर का हुनर सीखा है। और इन्हें बनाने में अक्सर हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल जैसी संस्थाओं के स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाता है, ताकि इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी हों। बिल्कुल। एडमिशन का तरीका भी सीधा बताया है, ऑफलाइन फॉर्म भरो, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है, डेटा अपलोड होता है, और फिर पढ़ाई, आखिर में परीक्षा। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। पास होने पर हेड ऑफिस से मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी होता है। पढ़ाने के तरीके के बारे में भी कुछ पता चला है। लगता है इनका सिस्टम थोड़ा अलग है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनकी शायद स्कूलिंग बहुत अच्छी ना रही हो या जिन्हें भाषा की दिक्कत हो, हिंदी या अंग्रेजी। हाँ, ऐसा जिक्र है। जोर शायद पारंपरिक किताबी पढ़ाई से थोड़ा हटकर है। ऑडियो विजुअल तरीकों का इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लास, ग्रुप डिस्कशन, सीनियर डॉक्टरों के ऑनलाइन सेमिनार।
मकसद शायद यही है कि मुश्किल मेडिकल बातें भी आसानी से समझाई जा सकें। चाहे छात्र किसी भी बैकग्राउंड का हो। और यहीं पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात आती है। ये बहुत अहम है। हाँ, वो तो है। सिर्फ क्लासरूम से तो नहीं चलेगा, खासकर हेल्थ केयर में। इसलिए लगभग हर कोर्स के साथ इंटर्नशिप अनिवार्य है। इंटर्नशिप मतलब हॉस्पिटल में काम करना? हाँ, किसी नज़दीकी अस्पताल, क्लिनिक, लैब या नर्सिंग होम में जाकर काम सीखना होता है। अच्छा। और वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लाना होता है, जिसे स्कैन करके जमा करना पड़ता है। ये एक तरह का प्रूफ है कि हाँ, बंदे ने प्रैक्टिकल काम किया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि सिर्फ थ्योरी काफ़ी क्यों नहीं है। हाँ, खासकर मेडिकल फील्ड में तो जान का सवाल होता है। बिल्कुल, मशीन चलाना सीखना हो, मरीज की देखभाल करनी हो, इंजेक्शन लगाना हो, ये सब किताबें पढ़कर नहीं आ सकता। सही बात है। तो ये सिस्टम कोशिश करता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस बना रहे। असली लक्ष्य सिर्फ सर्टिफिकेट बांटना नहीं है, ऐसे लोग तैयार करना है जो असल में काम कर सकें, जिन्हें नौकरी मिल सके। तो फिर इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू क्या है? आपने कहा एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त हैं। क्या इंडस्ट्री मतलब अस्पताल, लैब्स वगैरह इन्हें मानते हैं? सरकारी नौकरी में कोई फायदा होता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एनएसडीसी और स्किल इंडिया की मान्यता वाले सर्टिफिकेट्स की काफ़ी अहमियत है। कैसे? पहली बात, इंडस्ट्री ने पहचानती है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं, तो एम्प्लॉयर्स को भरोसा होता है कि हाँ, इस बंदे को बेसिक काम आता होगा। दूसरी बात, सरकारी नौकरियों में भी कई जगह स्किल इंडिया सर्टिफिकेट उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है या ये जरूरी योग्यता होती है। अच्छा। तीसरी अहम बात है विदेश में मान्यता। खासकर खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में स्किल इंडिया के कई सर्टिफिकेट्स मान्य होते हैं। ओह, तो बाहर जाने के मौके भी खुलते हैं। जी। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात है इनकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। वो कैसे पक्का होता है? इन सर्टिफिकेट्स पर अक्सर एक क्यूआर कोड होता है या एक यूनिक आईडी नंबर होता है। हाँ। उसे कोई भी स्किल इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकता है। अच्छा, तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल है? हाँ, इससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं। जी, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, सर्टिफिकेट तभी मान्य है जब ट्रेनिंग देने वाला टीपी या टीसी वाकई एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त हो और स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा हो। सिर्फ किसी प्राइवेट दुकान का सर्टिफिकेट एनएसडीसी का नहीं माना जाएगा। ये जरूरी पॉइंट है, जांचना जरूरी है। अच्छा, एक और बात, पैरामेडिकल और जर्नलिज्म जिसका नाम में जिक्र है कि ट्रेनिंग के अलावा क्या एबीजेपी कुछ और भी करता है? दस्तावेजों में कुछ और एक्टिविटीज का भी जिक्र है? हाँ, कुछ और चीजें भी लिस्टेड है। जैसे ये लोग पुरानी बीमारियों के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट की शिक्षा भी देते हैं। अच्छा, नेचुरल ट्रीटमेंट? हाँ, ऐसा लिखा है। और करियर गाइडेंस, नशा मुक्ति कार्यक्रम, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप्स और आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज में मदद करना, ये सब भी इनकी गतिविधियों में शामिल बताया गया है। तो मतलब ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं बल्कि अपने इलाके में सामाजिक तौर पर भी काफी एक्टिव है। हाँ, ऐसा लगता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने देखा कि भारत में स्किल डेवलपमेंट का एक पूरा स्तरित ढांचा है। ऊपर सरकार की बड़ी पहलें हैं, स्किल इंडिया, एनएसडीसी, फिर उनके नीचे एमआईसी जैसे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जी। और फिर बिल्कुल जमीनी स्तर पर एबीजेपी जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो असल में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने ये भी समझा कि मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट क्यों जरूरी हैं। हाँ, उनकी वैल्यू क्या है और कैसे ये संस्थान कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हुनर भी सिखाया जाए इंटर्नशिप्स के जरिए। बिल्कुल। थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल। और एबीजेपी जैसे संस्थान का लक्ष्य तो साफ दिख रहा है, अपने इलाके के युवाओं को, शायद उन्हें भी जिनकी फॉर्मल पढ़ाई कम हो, हुनरमंद बनाना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, नौकरी पा सकें। जी बिल्कुल, यही मूल उद्देश्य लगता है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये सीधे तौर पर तो दस्तावेजों में नहीं है, पर उनसे जुड़ा हुआ जरूर है। हाँ, बताइए। हम देख रहे हैं कि एनएसडीसी और एनएसक्यूएफ के जरिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने पर बहुत जोर है। मतलब सबके लिए एक जैसे मानक हों। हाँ, वो तो अच्छी बात है, क्वालिटी के लिए। बिल्कुल, लेकिन सोचिए, भारत में तो हुनर सीखने के कितने सारे पारंपरिक तरीके भी हैं ना। हाँ। अनौपचारिक, जैसे किसी कारीगर के साथ रहकर काम सीखना। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा जैसी। जी। अब स्किल इंडिया में आरपीएल यानी प्रायर लर्निंग को मान्यता देने की बात तो है, पर क्या ये जो स्टैंडर्डाइजेशन पे इतना फोकस बढ़ रहा है, क्या ये धीरे धीरे उन अनौपचारिक पारंपरिक तरीकों को कहीं पीछे छोड़ देगा?
या उन्हें कमजोर कर देगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि इन पारंपरिक तरीकों को भी इस फॉर्मल सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत होगी। बिल्कुल, एक अहम सवाल उठाया आपने। खैर, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।